प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवसहेण जीर्णनेत्तिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं। गाथाएं बोलेंगे। कल अपन इसके आगे यानी 28 अभी 28 तक बोलिए ना, उसके आगे वाली गाथाएं ऐसी 5-5 गाथाएं आगे जहां तक भी हुई हैं वो कल बोलेंगे। अभी अपनी गाथा चल रही है यहाँ पर 35वीं, और इस 35वीं गाथा का पाठ एक बार करते हैं। वद समिति बुद्धियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारितं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना। संवर का प्रकरण चल रहा है और संवर के प्रकरण में संवर के कारण बताए गए हैं। तत्वार सूत्र में भी सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय चारित्र ही वही सेम कारण यहाँ दिए हैं, और उसमें जो अनुप्रेक्षा नाम का जो कारण है अथवा भाव संवर का भेद है, उसमें लोकानुप्रेक्षा की चर्चा में ये 3 लोक की रचना का वर्णन चल रहा है। उसमें अधोलोक के बाद में मध्य लोक का वर्णन, मध्य लोक में भी जम्बूद्वीप का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। और जम्बूद्वीप में भी जो विधेय क्षेत्र के अंतर्गत भोग भूमियां हैं, उत्तर कुरु और देवकुरु नाम की उत्तम भोग भूमियां, वो उसकी रचना यहाँ बताई जा रही है। और उस भोग भूमि के क्षेत्र में एक तो सीता नदी बहती है उत्तर कुरु में, और देव कुरु में सीतोदा नदी बहती है। और उत्तर कुरु में वहीं पर उस भोग भूमि के क्षेत्र में ही एक जम्बू वृक्ष है, देव कुरु में शालमली नाम का वृक्ष। वो अकेला एक वृक्ष नहीं है, जैसे वो कमल का पूरा परिवार है पद्मादि सरोवरों में, वैसे ही ये जम्बू और शालमली वृक्ष के भी बहुत सारे परिवार वृक्ष, वही लाखों की संख्या में ये इतने वृक्ष वहां पर हैं। और उसके साथ में हमने देखा कि यमकगिरी पर्वत है, जहाँ उत्तर कुरुक्षेत्र में जहाँ सीता नदी गिरी है उसके दोनों किनारों पर यमकगिरी पर्वत है। और उसके आगे 5 सरोवर हैं, और एक एक सरोवर के एक साइड में 5, दूसरी साइड में 5, ऐसे एक एक सरोवर के साथ में 10-10 कांचनगिरी नाम के पर्वत हैं। और इन पर्वतों पर अकृत्रिम जिनालय, जिन चैत्यालय भी यहाँ पर है, जबकि वो गिनती में नहीं है। यहाँ इस अपने लोकानुयोग के अनुसार जिन चैत्यालय है, दूसरी पुस्तक में वहां लिखा है केवल प्रतिमा है। त्रिलोकसार में मैंने देखा था तो उसमें भी लिखा है चैत्यालय है। तो ये जो भी हो चैत्यालय है, मतलब भगवान के दर्शन वहां पर हैं, भगवान वहां विराजमान हैं। ये सारी बात हुई। और फिर कल भोग भूमि का स्वरूप भी यहाँ हमने देखा था। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष उस भोग भूमि में होते हैं, और उस भोग भूमि में उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है कि जो निश्चय व्यवहार रत्नत्रय की साधना करते हैं ऐसे भावलिंगी मुनिराज, उत्तम पात्र,
उनको जो दान दिया जाता है उस दान के प्रभाव में, ये मुख्य कारण है। ये एक ही कारण हो ऐसा नहीं, अन्य भी कारण हो सकते हैं भोग भूमि में उत्पन्न होने के, अथवा जो जो दान देगा वो सब भोग भूमि में ही उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से यदि परम भक्ति सहित ऐसे मुनिराजों को आहार दान दिया जाता है तो मुख्य रूप से भोग भूमि का कारण बनता है। तो यह भोग भूमि के आयु का कारण किसको बनेगा? भोग भूमि में जा रहा है वो कौन जाएगा? तो सीधी सीधी सी तो बात यह है कि मिथ्या, अगर सम्यक दृष्टि होगा पहले से ही और मुनिराजों को आहार दान भी दे तो भोग भूमि में थोड़ी ना जाएगा, तो देवगति में ही जाएगा। इसलिए खाली हम ये कहें कि आहार दान देना वो भोग भूमि का कारण है, ऐसा नहीं है। वो तो भोग भूमि में तो मुख्य रूप से मिथ्या दृष्टि जीव ही जाते हैं जिनको आयु बंध नहीं हुआ है। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव, और सम्यक दृष्टि कौन जाएंगे कि मिथ्यात अवस्था में जिनको आयु बंध हो गया है ऐसे मनुष्य, वो वहां पर जाके मनुष्य रूप में उत्पन्न होंगे। अदरवाइज सम्यक दृष्टि जीव है, मनुष्य हो अथवा तिर्यंच भी हो, यदि सम्यक दर्शन ले लिया है और उसके बाद आयु बंधेगी तो देव आयु ही बंधेगी और दूसरी आयु बंधेगी ही नहीं। तीनों आयु की विच्छुत्ति उस मनुष्य को हो गई है, सम्यक दृष्टि मनुष्य को। यानी अभी तो अपन ने बंध विच्छुत्ति देखी ना गुणस्थानों के हिसाब से, तो सीधी सीधी सरल है। अभी इनको मार्गणा स्थानों में भी लगाते हैं कि अलग अलग गतियों में कौन से गुणस्थान में, मार्गणाओं में फिर गुणस्थान कि मनुष्य गति में तो 14 गुणस्थान बनेंगे, लेकिन देव गति में 4 बनेंगे, नरक में 4 बनेंगे, तिरंज में 5 बनेंगे। तो देव गति या कोई मनुष्य है तो मनुष्य के लिए चौथे गुणस्थान में कोई मनुष्य है तो उसके लिए तीनों आयु की विच्छुत्ति कहाँ हो जाएगी? मनुष्य की भी, नरक की भी, तिर्यंच की भी, वो सब पहले दूसरे में ही वही हो जाएगी, पहले में ही। मतलब क्योंकि चौथे तक अपन ने ऐसे मनुष्य आयु रखी है देवों की अपेक्षा, चौथे में है ना विच्छुत्ति। देव आयु की बंध विच्छुत्ति कहाँ है? मनुष्य आयु की, देवायु नहीं सॉरी, मनुष्य आयु की बंध विच्छुत्ति चौथे गुणस्थान में है। औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, मनुष्य आयु, तो वो किसके लिए है? वो देवों को बनती है ना चौथे गुणस्थान में मनुष्य आयु, या नारकियों को बनती है, उनके लिए है। मनुष्यों को तो मनुष्य आयु की बंध विच्छुत्ति वहां पहले ही हो गई, पहले में अथवा दूसरे में जो भी हो, जहां तक है दूसरे में हो जाती है या पहले में, तो वो उनको तो पहले ही हो जाएगी क्योंकि उनको मनुष्य बंधनी ही नहीं है। इसलिए भोग भूमि में जो जा रहा है मुख्य रूप से वो मिथ्या दृष्टि जीव ही जा रहा है। तो ये तो जो कारण बताया ना कि भावलिंगी मुनिराजों को परम भक्ति से जो दान दिया, ये एक मुख्यता की अपेक्षा से कारण बताया गया है। इसको ऐसा हार्ड एंड फास्ट या 100% ये कोई नियम है ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये सारी बातें अपने कल हो गई थी, अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ उत्तर कुरु के समान ही देव कुरु क्षेत्र की रचना है यहाँ पर बताई है। अब यहाँ जो अपने इसमें द्रव्य संग्रह में वर्णन चालू हो रहा है विदेह क्षेत्र का, वक्षार पर्वतों आदि का, लेकिन यहाँ एक बीच में अपन देख लेते हैं, इतना अपन ने देखा है। तो ये जो अपना जम्बू द्वीप का नक्शा है, इस जम्बू द्वीप में ये हमने यमकगिरी देख लिए, फिर ये सरोवर देख लिए, सरोवरों के दोनों साइड में कांचनगिरी पर्वत देख लिए। अब इसके बाद में ये गजदंत पर्वत है। तो ये गजदंतों के ये चारों तरफ इस तरह से भद्रसाल वन का एरिया यहाँ पर रहता है। सुमेरु पर्वत से पूर्व और पश्चिम में 22,000 योजन और सुमेरु पर्वत से उत्तर और दक्षिण में 250-250 योजन, ये इतना ये भद्रसाल वन का एरिया है। ये जो सीता नदी नील सरोवर से निकली है, नील पर्वत से निकली है, ये उत्तर कुरुक्षेत्र में होती हुई भद्रसाल वन में एंटर करती है और भद्रसाल वन में से फिर ये जो गजंत पर्वत इधर यहाँ निकले हैं, ये गजंत पर्वत भद्रसाल वन में भी है और उत्तर कुरु एरिया में भी है। इसी तरह से इधर भी देवकुरु एरिया में भी है फैले हुए, और ये भद्रसाल वन के एरिया में भी ये गजंत पर्वत फैले हुए हैं। और ये सीता सितोदा नदी भी उत्तर कुरुक्षेत्र में और भद्रसाल वन में दोनों जगह पर ये बह रही है। तो यहाँ ये भद्रसाल वन का एरिया इस तरह से आपको ये क्या कहना चाहिए, वो डायमंड की शेप बोलते हैं अपना, समझ लो कतली बनती है, काजू की कतली होती है, उस टाइप की ये शेप बन रही है इस तरह की, ये ऐसी शेप है। तो ये भद्रसाल वन का एरिया है
और जब ये सीता नदी यहाँ सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा दे रही है, जिस जगह भद्रसाल वन में गजन पर्वत के नीचे से थ्रू होकर, उसके नीचे से गुफा में से होती हुई और फिर पूर्व दिशा की तरफ जा रही है, तो जिस जगह ये सीता नदी का यहाँ पर टर्न आ रहा है, उस टर्न के पास में दोनों किनारों पर दो पर्वत हैं। इनका नाम है दिग्गज पर्वत। देखो, जहां सीता नदी गिरी उत्तर कुरुक्षेत्र में, वहां पर दो पर्वत हैं, वो है यमकगिरी पर्वत। और फिर जहां सीधी सीधी चल के आई और फिर जहां से वो टर्न ले रही है, जिस जगह से टर्न ले रही है पूर्व दिशा की ओर, तो वो जो टर्न है, उस टर्न की कॉर्नर पर यहाँ ये दो दिग्गज पर्वत, ये दिग्गज पर्वत हैं। ये दिग्गज पर्वत भी 100 योजन ऊंचे, 100 योजन चौड़े और ऊपर वही 50 योजन चौड़े, जैसा ये कांचनगिरी पर्वत थे अपने, उसी तरह के ये दो दिग्गज पर्वत इस तरफ। और फिर ये यहाँ इसने अर्ध प्रदक्षिणा दी सीता नदी ने, और फिर यहाँ से जब ये पूर्व दिशा की ओर टर्न ले रही है वापस से, तब इस किनारे पर भी दो दिग्गज पर्वत, यानी सीता नदी के क्या कहना चाहिए, सुमेरु के उत्तर की तरफ भी दो दिग्गज पर्वत भद्रसाल वन में, और इसी तरह से भद्रसाल वन में पूर्वी भद्रसाल वन में सुमेरु के पूर्व दिशा में यहाँ भी सीता नदी के दो किनारों पर दो दिग्गज पर्वत। तो ये सीता नदी संबंधित चार दिग्गज पर्वत हो गए। इसी तरह से सीतोदा नदी जब ये निषद पर्वत से नीचे गिरी और सीधी सीधी चल के भद्रसाल वन में पहुंची, तो भद्रसाल वन में जहां से वो टर्न ले रही है गजन पर्वत के नीचे जाने के लिए, वहां किनारों पर ये दक्षिणी भद्रसाल वन में भी दो दिग्गज पर्वत हैं, वही 100 योजन ऊंचे, 100 योजन जमीन पर विस्तार और 50 योजन ऊपर की तरफ विस्तार। और फिर जब ये अर्ध प्रदक्षिणा सुमेरु की देकर वापस पश्चिम दिशा में टर्न ले रही है, तब उस पश्चिम दिशा वाले पश्चिमी भद्रसाल वन में भी सीतोदा नदी के दोनों किनारों पर एक एक दिग्गज पर्वत है। इस तरह से ये चार दिग्गज पर्वत सीतोदा नदी से संबंधित और चार दिग्गज पर्वत सीता नदी से संबंधित, अथवा ऐसे कहें चारों दिशाओं में, भद्रसाल वन की चारों दिशाओं में दो दो दिग्गज पर्वत इन दोनों नदियों के किनारों पर हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर 8 दिग्गज पर्वत ये जम्बू द्वीप में हैं। 4 यमकगिरी हैं, 50 कांचनगिरी इधर, 50 इधर, इसी तरह से 50 इधर और 50 इधर, यानी 200 कांचनगिरी पर्वत। देखिए, जो कांचनगिरी पर्वत हमने देखे थे सरोवर के साइड्स में, ये सरोवर के साइड में सीता नदी के यहाँ उत्तर कुरुक्षेत्र में भी है, और इसी तरह से ये सरोवर, ये जब सीता नदी पूर्व दिशा की तरफ बह रही है, तो यहाँ भद्रसाल वन में भी, यहाँ चित्र में नहीं बनाए गए हैं, थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है इसलिए, लेकिन यहाँ पर भी ये दिग्गज पर्वतों से आगे चलने पर यहाँ पर भी इसी तरह से 5-5 सरोवर हैं, और उन सरोवरों के दोनों साइड्स में ये कांचनगिरी पर्वत हैं। मैं बोले जा रही हूँ। यार, ये मेरा हैंग हो गया, मैं कितनी देर से बोले जा रही थी, मेरे को पता ही नहीं था।
हेलो, जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है? मुझे नहीं पता, मैं बहुत देर से बोले जा रही थी। कहाँ तक का सुना आप लोगों ने? जारी था। पूरा सुन रहा था। आप क्यों बोल रही है ऐसे? इन लोगों को तो पूरा सुन रहा था। आवाज आ रही थी पूरी? हाँ, पूरा आवाज आ रहा था, पूरा दिख रहा था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर मेरा तो यहाँ सब हैंग हुआ है, मुझे लगा कि सब हैंग हो गया। नहीं, हम लोग, मेरे को तो एटलीस्ट मेरे को तो पूरा सब सुन रहा था। और का नहीं मुझे पता। ठीक है, तो अच्छी बात है फिर। ठीक है। बल्कि अभी आपका कैमरा बहुत धुंधला है अभी फिलहाल। ये चल जाएगा। पहले एकदम ठीक था। नहीं होगा तो मुझे क्या मालूम आवाज आ रही है। चलिए, अभी थोड़ी देर में फिर वो, अभी तो उसको लॉग आउट कर दिया तो वो ज्वाइन नहीं होएगा वापस से। कोई बात नहीं। तो इस तरह से ये यानी जो एरिया है उत्तर कुरु और देवकुरु क्षेत्र वाला सुमेरु के साथ में, तो सुमेरु पर्वत है, 4 गजंत पर्वत हैं। और यहाँ उत्तर कुरु देवकुरु क्षेत्र में भी यानी बहुत सारी रचनाएं, यमगिरी पर्वत हैं, सरोवर हैं, और कांचनगिरी पर्वत हैं, और जो भद्रसाल वन का एरिया है उसमें ये दिग्गज पर्वत भी हैं। और भद्रसाल वन के एरिया में ही 5 सरोवर, जैसे सीता नदी पूर्व में जा रही है, सीतोदा नदी जब पश्चिम में जा रही है, तो ऐसे पूर्व और पश्चिम में, जैसे हमने उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ उत्तर कुरु और देवकुरु में 5 सरोवर देखे हैं, वैसे ही 5 सरोवर इधर दोनों साइड्स में, भद्रसाल वन के पूर्व में और पश्चिम में, वहां पर भी 5 सरोवर भी हैं और कांचनगिरी पर्वत भी हैं। तो 50 कांचनगिरी पर्वत उत्तर की तरफ, 50 कांचनगिरी पूर्व की तरफ, 50 दक्षिण की तरफ, 50 पश्चिम की तरफ। इस तरह से 200 तो टोटल हो गए कांचनगिरी पर्वत, 4 हो गए यमकगिरी, और 8 हो गए हैं दिग्गज पर्वत। ये टोटल इनका पर्वतों का, इतने ये पर्वत एक्स्ट्रा अलग, यानी मुख्य पर्वत तो अपन गिनते ही हैं, उसके अलावा ये पर्वत और हैं। अभी देखिए यहाँ अपने द्रव्य संग्रह में ही यहाँ से अपन पढ़ते हैं। पेज नंबर 146, 146 पे ऊपर से पढ़ते हैं। उसी मेरू पर्वत की पूर्व दिशा में पूर्व पश्चिम 22,000 योजन के विस्तार वाला वेदी सहित भद्रसाल वन है। उसी मेरू पर्वत की पूर्व दिशा में, पूर्व पश्चिम 22,000 योजन देखा था हमने, मेरू पर्वत बीच में है। अभी इसमें देखिए आप लोग, ये मेरू पर्वत बीच में है, और इस मेरू पर्वत के ये गजंत पर्वत हैं, इसकी पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। तो पूर्व दिशा में 22,000 योजन विस्तार वाला, पश्चिम में भी 22,000 योजन विस्तार वाला, ऐसा। तो मेरू पर्वत की पूर्व पश्चिम, मेरू पर्वत की पूर्व दिशा में पूर्व पश्चिम में, यानी इस तरह से फैला हुआ 22,000 योजन के विस्तार वाला वेदी सहित भद्रसाल वन है। वेदी सहित मतलब इसमें वेदी यानी दीवार भी बनी हुई है, तो इस तरह से यूं ये दीवार बनी हुई है, ये वेदी सहित, ये इसकी बाउंड्री है। वेदी का मतलब होता है बाउंड्री वॉल। ये ऐसी बाउंड्री वॉल सहित ये 22,000 योजन विस्तार वाला
यहाँ से यहाँ तक का विस्तार, ये पूरा भद्रसाल वन है और इसका विस्तार है 22,000 योजन। उससे पूर्व दिशा में कर्म भूमि नामक पूर्व विदेह क्षेत्र है। अब ये जो ये पूर्व दिशा है, यहाँ पर है पूर्वी विदेह क्षेत्र, ये कर्म भूमि का एरिया है और ये पूर्व विदेह क्षेत्र है। वहां नील नामक कुलाचल की दक्षिण दिशा में और सीता नदी के उत्तर में मेरू की प्रदक्षिणा में जो क्षेत्र है, उनके विभागों का कथन किया जाता है। अभी नील कुलाचल कहाँ है? तो ये नील पर्वत, ये नील पर्वत है उत्तर में, ये नील पर्वत है। तो नील कुलाचल की दक्षिण दिशा में, ये नील की दक्षिण दिशा हो गई, और इस नील कुलाचल की दक्षिण दिशा में यहां से निकली है ये सीता नदी। ये सीता नदी बह रही है। देखिए थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, मैं फिर से बना रही हूँ। ये सुमेरु पर्वत है, ये भूमि का क्षेत्र है, यहाँ से ये सीता नदी आ रही है और ये इधर ये विदेह क्षेत्र में बह रही है, और यहाँ से सीतोदा नदी आ रही है और ये इधर विदेह क्षेत्र में बह रही है। ये नदी है। तो यहाँ कह रहे हैं नील कुलाचल की दक्षिण दिशा में, और ये सीता नदी है, सीता नदी के उत्तर। तो सीता नदी का उत्तर ये हुआ, नील कुलाचल का दक्षिण ये और सीता का उत्तर ये। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नील कुलाचल का दक्षिण और सीता नदी का उत्तर। तो नील कुलाचल की दक्षिण दिशा में और सीता नदी के उत्तर में मेरू की प्रदक्षिणा में, यानी ये मेरू की प्रदक्षिणा मतलब ऐसा, ये मेरू पर्वत के इधर जो क्षेत्र है उनके विभागों का कथन किया जाता है। वह इस प्रकार है। मेरू की पूर्व दिशा में जो पूर्व भद्रसाल वन की वेदिका है, उसकी पूर्व दिशा में प्रथम क्षेत्र है। ये मेरू की पूर्व दिशा में ये पूर्वी भद्रसाल वन है, ये जो एरिया है ये पूर्वी भद्रसाल वन का है। ये इस तरह से ये एरिया पूर्वी भद्रसाल वन का है। ठीक है, थोड़ा मोटा कर रही हूं मैं आपको, इसको दिख जाए। तो ये इधर वाला एरिया ये पूर्वी भद्रसाल वन का है, और इस पूर्वी भद्रसाल वन की वेदिका, ये पूर्वी भद्रसाल वन की ये वाली बाउंड्री वॉल, ये है ना इधर पूर्व, तो ये इसकी ये बाउंड्री वॉल, उसकी वेदिका है। उसकी पूर्व दिशा में यहाँ पर प्रथम क्षेत्र है, ये पूर्व दिशा में ये एक क्षेत्र है, ये पहले नंबर का क्षेत्र है। तत्पश्चात दक्षिण उत्तर लंबा वक्षार नाम का पर्वत है, ये पहला क्षेत्र हुआ, और इसके पास में ये जो है ये दक्षिण उत्तर यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ ये एक पर्वत है, इसका नाम है वक्षार पर्वत। ये वक्षार पर्वत है। तत्पश्चात क्षेत्र है, तत्पश्चात विभंगा नदी है। सबसे पहले ये भद्रसाल वन की वेदी है, इस भद्रसाल वन की वेदी यानी उसकी दीवार के बाद में सबसे पहले क्षेत्र है, फिर ये वक्षार पर्वत है, इसके बाद में वापस से क्षेत्र है, और क्षेत्र के ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये पर्वत है, और यहाँ पर ये है नदी, बारीक लाइन में जो खींची है वो है नदी, थोड़ा मोटा किया है वो है पर्वत, और जो खाली जगह दिख रही है वो है क्षेत्र। तो भद्रसाल वन की वेदी के बाद में क्षेत्र है, फिर वक्षार पर्वत है, फिर क्षेत्र है, फिर विभंगा नदी है। इस नदी का नाम है विभंगा नदी। इसके बाद में उसके आगे क्षेत्र है, फिर इस विभंगा नदी के बाद में फिर से यहाँ पर ये क्षेत्र है, और उसके बाद में फिर से वक्षार पर्वत है। ये इस तरह से फिर से वक्षार पर्वत है। देखिए
फिर से पढ़ती हूँ मैं। मेरु की पूर्व दिशा में जो पूर्व भद्रसाल वन की वेदिका है, उसकी पूर्व दिशा में प्रथम क्षेत्र है। तत्पश्चात दक्षिण उत्तर लंबा वक्षार नामक पर्वत है। तत्पश्चात क्षेत्र है। तत्पश्चात विभंगा नदी है। उसके आगे एक क्षेत्र है। उसके आगे वक्षार पर्वत है। तत्पश्चात क्षेत्र है। तत्पश्चात भी विभंगा नदी है। तत्पश्चात क्षेत्र है। तत्पश्चात वक्षार पर्वत है। तत्पश्चात क्षेत्र है, फिर विभंगा नदी है, फिर क्षेत्र है, फिर वक्षार पर्वत है, फिर क्षेत्र है। तत्पश्चात पूर्व समुद्र के समीप देवारण्य नामक वन की वेदिका है। इस प्रकार 9 भित्तियों के द्वारा 8 क्षेत्र जानना। ये ऐसा है जैसे अब समझ लीजिए मैं समझा रही हूं और कोई ऐसा लिखता जाए, तो आचार्य देव ने बिल्कुल वैसा लिखा है, वो जैसा लिख रहे हैं वैसा का वैसा हम चित्र बना सकें कि पहले क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो देखिए सबसे पहले यानी वक्षार पर्वत कितने होने चाहिए टोटल? वक्षार पर्वत होने चाहिए 4, विभंगा नदियां 3, 7 और एक स्टार्टिंग वाली बाउंड्री वॉल वेदी और एक लास्ट वाली बाउंड्री वॉल। तो 2 तो बाउंड्री वॉल हो गई, 4 वक्षार पर्वत और 3 विभंगा नदियां। ऐसे 9 दीवारें, 9 भित्तियां लिखा है, भित्ति मतलब दीवारें। ऐसे 9 दीवारों के बीच में एक क्षेत्र बनेंगे 8, क्योंकि वो शुरू की और एंड की भी बाउंड्री वॉल है, तो 9 दीवारों के बीच में 8 क्षेत्र बन रहे हैं। अभी काउंट करिए वापस से। सबसे पहले वक्षार पर्वत, ये 1 हो गया। इसके बाद में विभंगा नदी, जो वक्षार पर्वत लिखा है उस पे 1 नंबर डाल लीजिए, पहला जो शब्द है। और क्षेत्र के ऊपर भी 1 नंबर, विभंगा नदी के ऊपर भी 1 नंबर, ये 1-1 हो गए। उसके आगे एक क्षेत्र है तो ये 2 नंबर का क्षेत्र। उसके आगे वक्षार पर्वत है, 2 नंबर का वक्षार। तत्पश्चात फिर से क्षेत्र है, ये 3 नंबर का क्षेत्र। फिर विभंगा नदी है, ये विभंगा नदी हो गई 2 नंबर की। फिर क्षेत्र आया ये 4 नंबर का। इसके बाद में वक्षार पर्वत ये आएगा 3 नंबर का। फिर क्षेत्र है ये 5 नंबर। विभंगा नदी आएगी 3 नंबर। क्षेत्र है 6 नंबर। वक्षार पर्वत 4 नंबर और फिर क्षेत्र 7 नंबर। 7 ही कैसे हुए? प्रथम क्षेत्र रह गया ऊपर एक, क्षेत्रों के नंबर गलत हो गए। समझ में आ रहा है आपको? अभी मैं वापस से पढ़ रही हूँ बुक में, आप बुक में देखिए 146 पेज पे। सबसे पहले कह रहे हैं कि भद्रसाल वन की जो वेदी है, यानी भद्रसाल वन की जो दीवार है, उस भद्रसाल वन की वेदी के पूर्व दिशा में प्रथम क्षेत्र है। इस प्रथम क्षेत्र पे 1 नंबर डाल लीजिए, ये पहला क्षेत्र हुआ। फिर उसके बाद में उत्तर दक्षिण लंबा वक्षार पर्वत है, तो ये वक्षार पर्वत भी पहला हो गया। इसके बाद में फिर क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र कौन से नंबर का आ गया? आप दूसरे नंबर का। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ गर्दन वर्दन हिलाइए तो मुझे पता लगे आवाज भी आ रही है कि नहीं। आपको आ रही है समझ में? ठीक है। फिर ये क्षेत्र हो गया 2 नंबर का। इसके बाद में उसके आगे वक्षार पर्वत है, तो एक वक्षार पर्वत का 1 नंबर अपन डाल चुके हैं। अब ये वक्षार पर्वत आ गया, नहीं गलत पढ़ लिया मैंने। प्रथम क्षेत्र है ये 1 नंबर का, उसके बाद वक्षार पर्वत ये 1 नंबर का, फिर क्षेत्र है ये 2 नंबर का, फिर है विभंगा नदी। तो ये विभंगा नदी 1 नंबर की हो गई, नदी का पहला ही नंबर आया अभी, तो ये नदी पर 1 नंबर। उसके आगे एक क्षेत्र है, ये क्षेत्र हो गया 3 नंबर का। क्षेत्र तीसरे बार आ गया है अपने पास। आप चाहे तो जैसे अलग अलग कोई कलर से मार्क मतलब कलर बना सकते हैं, तो क्षेत्र का कलर अलग अगर मार्कर वगैरह से करते हो, पर बुक में मार्कर से नहीं करना चाहिए, तो पेंसिल ही ठीक है अपने। ये क्षेत्र का 3 नंबर हो गया। उसके बाद में फिर वक्षार पर्वत है, तो ये वक्षार पर्वत आया है दूसरी बार, इस पे 2 नंबर। तत्पश्चात क्षेत्र है, क्षेत्र आ गया है चौथी बार, इस पे 4 नंबर। तत्पश्चात विभंगा नदी है, ये हो गई दूसरी विभंगा नदी। तत्पश्चात क्षेत्र है, ये क्षेत्र हो गया 5 नंबर का। तत्पश्चात वक्षार पर्वत है, ये वक्षार पर्वत हो गया 3 नंबर का। फिर क्षेत्र है, क्षेत्र हो गया है छठी बार यानी 6 नंबर का। फिर विभंगा नदी है, विभंगा नदी आ गई तीसरी बार।
फिर क्षेत्र है, क्षेत्र आ गया है 7वीं बार। और फिर वक्षार पर्वत है, वक्षार पर्वत आ गया है 4थी बार, यानी 4 नंबर। और फिर क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र हो गया 8वां। इस तरह से, यानी इस चीज में अपने को क्या देखना है, 4 तो हमारे पास वक्षार पर्वत आए हैं 4 बार, 3 है विभंगा नदियां, और 8 है क्षेत्र। क्षेत्र 8 बार लिखा है इसमें, ऐसा नहीं आचार्य देव ने एक बार बोला और कह दिया, ऐसा ही है। पूरे 8 बार लिख के बताए हैं उन्होंने कि फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो 4 वक्षार पर्वत हैं, 3 विभंगा नदियां हैं, ऐसी ये 7 तो बीच में दीवारें हैं, और एक इधर की बाउंड्री वॉल भद्रसाल वन की, भद्रसाल वन की तरफ, सुमेरु की तरफ, और एक है लास्ट की बाउंड्री वॉल लवण समुद्र की तरफ, वहां पर भी बाउंड्री वॉल है। तो 2 तो है बाउंड्री वॉल, 4 है वक्षार पर्वत, और 3 है विभंगा नदियां। तो टोटल मिला के भित्तियां यानी दीवारें तो हो गई हैं 9, और 9 दीवारों के बीच में 8 ये क्षेत्र हैं, ये विधेयक क्षेत्र के क्षेत्र हैं। तत्पश्चात पूर्व समुद्र के समीप देवारण्य नामक वन की वेदिका है। पूर्व समुद्र यानी लवण समुद्र का पूर्वी एरिया आ गया है, तो वहां पर ये देवारण्य नाम की, यानी वो जो वन है उसका नाम है देवारण्य, उसकी वेदिका यानी उसकी बाउंड्री वॉल है। भारती ये आंटी, ये पूर्व दिशा वाले जो ये क्षेत्र हैं, इनके नाम और पश्चिम वाले और फिर उत्तर वाले दक्षिण वाले सबके डिफरेंट नेम्स हैं। हाँ जो क्षेत्र हैं, क्षेत्रों के पूरे 32 क्षेत्रों के अलग अलग नाम हैं। यहाँ पर अपने जो चित्र है इसमें दिए कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा, कच्छकावती। कच्छावती, आवर्ता, लांगल हाँ ये आवर्ता। सारे पूरे 32 नाम अलग अलग हैं। क्षेत्रों के नाम भी अलग हैं, वक्षार पर्वतों के भी नाम हैं सबके अलग अलग, विभंगा नदियों के भी अलग अलग नाम हैं, और ये जो वन वेदियां हैं इनके भी अलग अलग नाम हैं। लेकिन वो क्या, बहुत सारे नाम हो जाते हैं तो अपन तो कंफ्यूज ही हो जाते हैं, इसलिए अपन केवल इतना भी याद रख लेते हैं। और सब नगरियों के भी नाम अलग हैं। हाँ, देशों के नाम अलग हैं, उन देश में जो नगरियां हैं जहां पर भी तीर्थंकर होते हैं, जो अयोध्या जैसे अपने यहाँ अयोध्या होती है, वैसे वहां पर वो अयोध्या के समान जो नगरी है जिसमें तीर्थंकर होते हैं, उन नगरियों के नाम भी अलग अलग हैं। देखिए, है ना अभी टाइम अपने पास में, 2-4 मिनट है। तत्पश्चात पूर्व समुद्र के समीप देवारण्य नामक वन की वेदिका है। इस प्रकार 9 भित्तियों के द्वारा 8 क्षेत्र जानना। अब उन 8 क्षेत्रों के नाम यहाँ कह रहे हैं। पहले क्षेत्र का नाम है कच्छा, जो पहला नंबर जिसपे डाला है। पहला नंबर कहाँ से चालू होगा, पहला नंबर चालू होगा भद्रसाल वन की तरफ से, पूर्वी भद्रसाल वन की तरफ से, सीता नदी के उत्तर में, और पूर्वी भद्रसाल वन की तरफ से पहला नंबर, तो उसका नाम है कच्छा। फिर दूसरा है सुकच्छा, फिर महाकच्छा और कच्छकावती। नाम तो सिमिलर से हैं, कोई याद करना चाहे तो कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा और कच्छकावती। फिर है आवर्ता 5वें नंबर का, लांगलावर्ता, पुष्कला और पुष्कलावती। इस तरह से ये 8 क्षेत्र कौन से हैं, ये सीता नदी के उत्तर तट की तरफ, सीता नदी के उत्तर तट की तरफ ये 8 क्षेत्र हैं, और इनकी काउंटिंग, इनका नंबर वहीं से चालू होगा, सीता नदी के उत्तर की तरफ से, और भद्रसाल वन की साइड से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे नंबरिंग इनकी स्टार्ट होती है। अब क्षेत्रों के मध्य में जो नगरियां हैं उनके नाम कहते हैं। ये क्षेत्र है, ये तो हुआ क्षेत्र, जैसे हमारे भरत क्षेत्र है वैसे ये एक क्षेत्र हुआ कच्छा क्षेत्र, ठीक है, वो बहुत बड़ा एरिया है। अब उसके बीच में नगरी, जैसे भरत क्षेत्र के बीच में होती है अयोध्या नगरी, वैसे अब उन नगरियों के नाम बता रहे हैं। कच्छा देश में क्षेमा नगरी, फिर सुकच्छा में क्षेमपुरी, महाकच्छा में रिष्टा, और नहीं, हाँ, महाकच्छा में रिष्टा, और कच्छकावती में रिष्टपुरी। ये रिष्टा और रिष्टपुरी की जगह अरिष्टा और अरिष्टपुरी ऐसे नाम भी मिलते हैं इनके। फिर है उसके बाद में आवर्ता में खड़गा, लांगलावर्ता में मंजूषा, पुष्कला में औषधि, और पुष्कलावती में पुंडरीकिणी। ये नगरियों के नाम हैं जो वर्तमान में सिमंदर भगवान विराजमान हैं।
विद्यमान है श्री 20 तीर्थंकर, उसमें से जम्बू द्वीप में 4 तीर्थंकर हैं। 20 तो पूरे 2.5 द्वीप में मिलाकर हैं, जम्बू द्वीप में 4 तीर्थंकर हैं, सीमंदर, युगबंदर, बाहु और सुबाहु। ये 4 तीर्थंकर जम्बू द्वीप में हैं। तो सीमंदर स्वामी पूर्व विदेशिता नदी के उत्तर तट पे, ये जो पुष्कलावती नाम का क्षेत्र है, उस पुष्कलावती नाम के क्षेत्र में जो पुंडरीकिनी नाम की नगरी है, उसमें वर्तमान में वो विराजमान हैं। ऐसे सीमंदर परमात्मा को हम सब यहीं से नमस्कार करते हैं। ये अभी वहां पर विराजमान है, फिर कदाचित कभी कोई दूसरे तीर्थंकर हो, ये मोक्ष चले जाएं, तो वो दूसरी जो नगरियां हैं, क्षेमा नगरी है अथवा क्षेमपुरी है अथवा खड़गा है, मंजूषा है, इनमें भी हो सकते हैं। जब एक पूरे विदेह क्षेत्र में हर क्षेत्र में एक एक तीर्थंकर होते हैं, तो इन सभी नगरियों में एक एक तीर्थंकर वहां पर मिनिमम मैक्सिमम हो सकते हैं। एक क्षेत्र में एक बार में तीर्थंकर एक ही होंगे, सामान्य केवली बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक क्षेत्र में एक समय में अभी एक तीर्थंकर हैं तो 2-4 तीर्थंकर एक साथ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जिस समय एक तीर्थंकर हैं उस समय तीर्थंकर एक ही होंगे, ऐसा। चलिए अभी अगला पैराग्राफ फिर कल ही चालू करेंगे, या फिर पढ़ लेते हैं तो वैसी ही है। कल फिर अपन ये चालू हो जाएगा तो फिर चित्र से और देख लेंगे, तो अभी हैंग ही हो गया है। इसके पश्चात सीता नदी की दक्षिण दिशा में, ये सीता नदी की उत्तर दिशा थी। दिशाएं समझ में आ जाती ना, ओरली अपन बोल रहे हैं शब्द तो दिशाएं ख्याल में आ जाती हैं। उत्तर दिशा कहते ही ख्याल में आना चाहिए, दक्षिण दिशा कहते ही ख्याल में आना चाहिए। सीता नदी किस जगह है, ये हमको बिना चित्र के भी चित्र हमारे दिमाग में बन जाना चाहिए कि सीता नदी कहाँ है। तो सीता नदी निषद पर्वत से नील पर्वत से निकल रही है और पूर्व दिशा की तरफ जा रही है। उसके उत्तर वाली 8 नगरियां हमने देखी। अब उसके दक्षिण में जो 8 नगरियां हैं, 8 क्षेत्र हैं उसका कथन करते हैं। वह इस प्रकार, 147 नंबर पेज है। पूर्वोक्त जो देवारण्य की वेदिका है, देवारण्य यानी वो देवारण्य वन का नाम है। देव अरण्य, अरण्य कहते हैं वन को, ये तो नाम ही है उसका देवारण्य, लेकिन वैसे भी देखा जाए देव जिस वन में विचरण करते हैं उस वन का नाम है देवारण्य। ये जो सुमेरु पर्वत यानी भद्रसाल वन है इधर पूर्व दिशा की तरफ, उसका नाम है इधर देवारण्य। जो भद्रसाल वन के साइड में जो वन बने हैं, अभी ये चित्र बंद हो गया है, ये कल मैं आपको बता दूंगी देवारण्य किधर है। तो उस देवारण्य की जो बाउंड्री वॉल है, उस देवारण्य की वेदिका है, उसके पश्चिम में ये, उसके पश्चिम में क्षेत्र है सीता नदी की दक्षिण दिशा, देवारण्य की पश्चिम। चलिए इसको और कल मैं देखूंगी पश्चिम कैसे लिखा है इसमें। सबसे पहले क्षेत्र है, फिर वक्षार पर्वत है, फिर क्षेत्र है। अच्छा, इसको इधर से चालू करेंगे। देखिए टाइम हो गया क्या? 1 मिनट है। समझ लीजिए ये अपन एक साइड का बना रहे हैं अभी। ये सुमेरु पर्वत है इस जगह, और ये यहाँ से क्षेत्र, और ये सीता नदी जा रही है। तो अभी हमने देखे थे 8 क्षेत्र, साथ ही हुए ये 8 क्षेत्र अभी हमने देखे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या है, अब यहाँ लिख रहे हैं कि देवारण्य की वेदिका है उसके पश्चिम में। ये है देवारण्य की वेदिका, ये बाउंड्री वॉल है, ये देवारण्य की। तो यहाँ तो शुरू किए थे, 1 नंबर तो शुरू किया था पूर्व से, और अब 9 नंबर कहाँ से शुरू करेंगे, वो इस देवारण्य के यहाँ पश्चिम से। 9 नंबर का क्षेत्र किधर आएगा, यहाँ इधर 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो ये पश्चिम से शुरू किया है, ठीक है। तो अब इसको पढ़ते हैं अपन। उसके पश्चिम में क्षेत्र है, पश्चात वक्षार पर्वत है, ये वक्षार पर्वत हो गया।
फिर क्षेत्र है, फिर विभंगा नदी है, ये नदी, फिर पश्चात वापस से क्षेत्र है, फिर वापस से पर्वत है, फिर क्षेत्र है, फिर नदी है, फिर क्षेत्र है, फिर पर्वत है, फिर क्षेत्र है, फिर नदी है, फिर क्षेत्र है और फिर पर्वत है और फिर लास्ट में ये बाउंड्री वॉल है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि उसके पश्चिम में क्षेत्र है, फिर बक्सार पर्वत है, फिर क्षेत्र है, फिर नदी है, फिर क्षेत्र है, फिर पर्वत है, फिर क्षेत्र है, तत्पश्चात नदी है, तत्पश्चात क्षेत्र है, तत्पश्चात बक्सार पर्वत है, तत्पश्चात क्षेत्र है, तत्पश्चात विभंगा नदी है, तत्पश्चात क्षेत्र है, तत्पश्चात बक्सार पर्वत है। इस पे नंबरिंग आप लोग खुद करेंगे, अब जैसे अभी अपन ने की थी वैसे ये नंबरिंग आप लोग करके रखिएगा। कल मैं किसी से पढ़वाऊंगी कि किसने कहाँ पे नंबर डाले हैं। 9 नंबर का क्षेत्र कौन सा है, या बक्सार पर्वत का कौन सा 5 नंबर आएगा, तो वो नंबर आप लोग डाल के रखिएगा। इस प्रकार से ये 9 भित्तियों के मध्य में 8 क्षेत्र जानना, उसके नाम और उसकी नगरियों के नाम, ये सब अपन कल पढ़ेंगे। अभी अपना समय हो गया है, यहीं पूरा करते हैं। जय श्री राम।